दोस्तों। अब हम पीडब्ल्यू की मैगजीन स्टार्ट करने वाले हैं। ये यूपी पीसीएस स्पेशल मैगजीन है और इसमें उत्तर प्रदेश की जो खबरें आती हैं इम्पोर्टेंट वो सारी रहती हैं। इसके साथ साथ जो नेशनल और इंटरनेशनल खबरें आती हैं वो सब भी रहती हैं। तो बेसिकली ये यूपी के लिए डिजाइन्ड मैगजीन है। सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर ही दे रखा है, तो उससे शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, इंडिया नेपाल के बीच में इस बार फ्रेंडशिप फेस्टिवल हुआ है। तो इंडिया नेपाल, हम जानते हैं कि कल्चर में बहुत हमेशा से लिंक रहा है इंडिया और नेपाल का कल्चर, क्योंकि इंडिया में भी हिंदुज्म है और नेपाल में भी। उसके साथ साथ दूसरा बुद्धिज्म में भी इंडिया और नेपाल का रिलेशन तो रहा ही है। तो उसी कल्चरल हेरिटेज को और बढ़ावा देने के लिए, उस बॉन्ड को और मजबूत करने के लिए इस साल इंडिया और नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप फेस्टिवल हुआ है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के पर्पज से भी। ये आईआर में हम इसे यूज़ कर सकते हैं इंडिया नेपाल रिलेशन वाले पॉइंट में। ये क्वेश्चन आता भी है, इस बार भी ये क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने देखा होगा इंडिया नेपाल रिलेशन। और पिछली बार भी, मतलब लगभग हर साल या हर 2 साल में इंडिया नेपाल के रिलेशन का क्वेश्चन मेंस में आता ही आता है। तो बड़े ध्यान से इसे हम कोट कर सकते हैं इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप फेस्टिवल को उसमें। तो जो हमारा रिच हेरिटेज कल्चर है नेपाल के साथ, उसको प्रिजर्व रखने के लिए हमने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। अब ये रिच कल्चर हेरिटेज हमें कहाँ दिखाई देता है? तो सबसे पहले तो हमको दिखाई देता है बुद्धिज्म में। जो नेपाल में की लुम्बिनी है, वहां पर बुद्धा जी का जन्म हुआ था और कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इस वजह से यूपी और नेपाल आपस में लिंक रहते हैं। उसके लिए ये जो फेस्टिवल है, ये शुरू हुआ था हमारे सिद्धार्थ नगर से शुरू हुआ। और सिद्धार्थ नगर से शुरू होने के बाद ये कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और चलते हुए ये पीलीभीत में कंक्लूड हो गया। तो ये फेस्टिवल हमारा कंक्लूड हुआ पीलीभीत में 23 फरवरी को। इस फेस्टिवल के दौरान, इस फेस्टिवल में जो नेपाल के आर्टिस्ट थे और यूपी के जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया म्यूजिक, फोक सॉन्ग, इस सब में। नोडल ऑफिसर जो रहे इसमें, वो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर रहे। यूपी के जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है, यूपी का जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है, उसके जो हेड है, वो इसमें हमारे नोडल ऑफिसर की तरह उन्होंने काम किया। सेकंड न्यूज़ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, ये नहीं पूछी जाएगी, तो इसलिए आगे चलते हैं थर्ड न्यूज़ पर। तीसरी न्यूज़ है हमारे माइटी का एक बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी, निल्ट, NIELIT, नील्ट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है अपने इन चिप डिजाइन में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब होता है एक ग्रुप, ठीक है, जिसमें ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं। उनके एक्सपर्ट्स के साथ मिलके एक ग्रुप बनाया है जो जो यूपी में और इंडिया में चिप डिजाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जो नील्ट का जो कैंपस है नोएडा में इसने अपने कैंपस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है चिप डिजाइनिंग में, इसका स्टार्ट करने का उद्देश्य यही है कि भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन जो शुरू किया था नरेंद्र मोदी साहब ने जो सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था, उसके तहत अभी सेमीकॉन इंडिया 2024 भी ऑर्गेनाइज हुआ था, उसको और बढ़ावा देने के लिए। तो उसी मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन चिप डिजाइन शुरू किया गया है नोएडा कैंपस में। ये केवल अकेले निल्ट ने नहीं किया, ये सॉक टीम अप सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि DPIIT की रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है, उसके साथ मिलके ये शुरू किया। तो चिप डिजाइनिंग में इंडिया जो है अभी तो कहीं भी नहीं है दूसरी कंट्रियों के कंपैरिजन में। हम ताइवान से इंपोर्ट करते हैं चिप्स, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो साउथ कोरिया से करते हैं। तो उन सब से अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमने जो ये शुरू किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन चिप डिजाइन नोएडा के कैंपस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए तो अब पूछने की इसलिए उम्मीद है, यहाँ से आ सकता है सवाल। अब निल्ट की थोड़ी सी बात करते हैं। तो निल्ट जो है हमारा, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी आप जानते होंगे, इंडिपेंडेंट बॉडी जो खुद अपने आप काम करती है। एक मिनिस्ट्री के अंडर कोई बॉडी होती है पर अब करती अपने आप काम है। तो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो हमारी माइटी के अंडर आती है। जो निल्ट है, इसका मेन फोकस ये है कि एजुकेशन को बढ़ावा देना और ट्रेनिंग और रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा काम करना इलेक्ट्रॉनिक्स IT के फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में और IT के फील्ड में। तो देखो यहाँ से पता चलता है कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड और IT का फील्ड जो है बहुत और आगे बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चे और आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों को और आगे स्कोप मिलने वाले फ्यूचर में। आगे चलते हैं। तो यही न्यूज़ थी काम की। तो नोएडा के कैंपस में शुरू किया
ठीक है, नोएडा के कैंपस में शुरू किया। क्या? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चिप डिजाइन में। किसने? निल्ट ने। निल्ट क्या है? एक ऑटोनॉमस बॉडी है। किसकी है? तो माइटी की एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इस मिशन के तहत जो ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये किस के अंडर किया है? तो सेमीकंडक्टर मिशन जो है भारत का, उस मिशन के तहत इसे शुरू किया गया है। आगे है न्यू एक्साइज पॉलिसी 2025-26। देखो भाई, जब भी कोई एक्साइज पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, ठीक है, ऐसा कुछ जब भी नया आता है तो उस पर पूरी गहराई से नजर रखा करो, क्योंकि वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो पीसीएस में मेंस में ये वाले टॉपिक जरूर पूछने के चांस रहते हैं। अब तो यूपी स्पेशल का पेपर बना दिया अलग से, तो उनमें तो ये पक्के ही 100% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो नई एक्साइज पॉलिसी 2025-26 अभी हाल ही में लॉन्च करी यूपी गवर्नमेंट ने। इस पॉलिसी में अलग अलग पॉइंट्स थे, ठीक है। तो इस पॉलिसी को हम करते हैं। ये एक्सप्लेन इन्होंने अच्छे से नहीं किया, हमने अच्छे से इसे ढूंढ लिया है। तो सबसे पहला तो इस पॉलिसी का मेन टारगेट ये है कि रेवेन्यू टारगेट अपना रखा है एक, जिसमें हमारा टारगेट रखा है 55,000 करोड़। देखो, इसमें 55,000 करोड़ ये दे रखा है यूपी गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे, पर इन्होंने आगे ही एक और न्यूज दी है जिसमें ये टारगेट थोड़ा 60,000 दिया है इन्होंने, तो थोड़ा मिसमैच है। अगर आपको कहीं सही मिले तो आप देख लेना। पर 55,000 करोड़ मेरे हिसाब से ये टारगेट है जो सही वेबसाइट पे दे रखे हैं। 2025-26 के लिए टारगेट रखा है कि हमको रेवेन्यू जो कलेक्ट करना है, ठीक है ना, रेवेन्यू जो कलेक्ट करना है एक्साइज से जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है। अब तुम जानते हो कि जो टैक्स कलेक्ट हम करते थे पहले, अलग अलग टैक्स कलेक्ट का अलग अलग सोर्स था, सबको मिला के अब जीएसटी कर दिया है, ठीक है। पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर लगती है? लिकर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो वहां से लिकर से हमें जो है कितना टैक्स कलेक्ट करना है, कितनी एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करनी है, तो 55,000 करोड़ का टारगेट रखा है। तो इसके लिए अलग अलग प्रोविजंस करे इस बार कि कैसे हम इतना ज्यादा एक्साइज कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ई लॉटरी सिस्टम रखा। जो वाइन शॉप है, वाइन शॉप जो मिलेंगी वो हमेशा लॉटरी बेसिस पर ही मिलती है, पर ऑफलाइन हुआ करता था लॉटरी का सिस्टम, ठीक है। तो जिसमें ट्रांसपेरेंसी कम रहती थी, लोग बाग जो है बोलते थे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है या फ्रॉड हो रहा है, इस वजह से अब ट्रांस लॉटरी का सिस्टम क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी सिस्टम कर दिया, ऑनलाइन होगा अब, ठीक है। जिसमें एक इंसान जो है मैक्सिमम 2 शॉप्स मिल सकती है एक आदमी को। तो एक आदमी जो है एक फॉर्म भरेगा, एक फॉर्म से उसके 2 शॉप मिलेंगी। और इसमें एक चीज और है इंपॉर्टेंट, कि जो पैसे भरेगा यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिएगा एक काम की बात, कि जो वो पैसे भरेगा वो नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट होगा। जैसे अगर आपको जैसे मेरे को वाइन की शॉप लेनी है, ठीक है, तो वाइन की शॉप लेने के लिए मैं जो है अपना रजिस्ट्रेशन करूंगा, पोर्टल पर रजिस्टर करूंगा। एक आदमी एक ही बार रजिस्टर कर सकता है, तो मैं रजिस्टर करूंगा। रजिस्टर करते समय मेरे को एक अमाउंट देना होता है, सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है। तो कुछ रहता है सिक्योरिटी अमाउंट, तो वो सिक्योरिटी अमाउंट नॉन रिफंडेबल होता है, उसको वापस नहीं करते। अगर आपको शॉप मिलेगी तो अच्छी बात है सिक्योरिटी अमाउंट के साथ, नहीं मिलती तो आपका पैसा गया, वो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। एक आदमी मैक्सिमम 2 शॉप ले सकता है एक स्टेट में, अभी ये बना दिया, मतलब यूपी में आपकी मैक्सिमम 2 वाइन की शॉप हो सकती है, उससे ज्यादा शॉप नहीं होंगी। कोई प्राइवेट एजेंसी इन्वॉल्व नहीं रहेगी ऑक्शनिंग में, अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं हम लोग। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने कर दिया कि कोई भी प्राइवेट एजेंसी इन्वॉल्व नहीं रहेगी ऑक्शनिंग के दौरान। और नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ये ऑक्शनिंग कंडक्ट कराएगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑक्शनिंग कंडक्ट कराएगा। कंडक्ट कराने के बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे लॉटरी बेसिस पर, उनका नाम लखनऊ भेज दिया जाएगा, फिर उनको वहां से लखनऊ से शॉप्स अलॉट कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ नई एक्साइज पॉलिसी में कुछ और भी चीजें दी गई हैं, जैसे कंपोजिट शॉप को इंट्रोड्यूस कर दिया है। जैसे पहले जो था, बियर की शॉप अलग होती थी, फॉरेन जो लिकर होते हैं उनकी शॉप अलग होती थी, अब क्या कर दिया? मर्ज कर दिया है कि बियर की शॉप और फॉरेन लिकर शॉप अब मर्ज कर दी है एक जगह। एक ही दुकान में आपको बियर भी मिल सकती है, वहीं फॉरेन लिकर भी मिल सकती है, जिससे जो कंज्यूमर है उनको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मल्टीपल शॉप्स नहीं खुलेंगी। इसका फायदा ये है, और एक ही जगह डेंसिटी इंक्रीज होगी, मल्टीपल शॉप्स नहीं खुलेंगी। दूसरा, पैकेजिंग में चेंज लाए हैं। अब ये मैंडेटरी कर दिया है टेट्रापैक्स। देखो टेट्रापैक्स कैसे होते हैं, ये जो हमारी फ्रूटी वगैरह आती है, रियल जूस, ये पैकिंग जो आती है, ये वाली पैकिंग को टेट्रापैक्स बोलते हैं। तो कंपलसरी कर दिया है कि जो पैकेजिंग करनी है इन्हीं टेट्रा पैक्स में करनी है। अब जो पहले सॉलिड ग्लास बोतल्स होती थी, कांच की बोतल, जिनमें जो अब तो उनमें भी बंद कर दिए हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती थी, पर अब कुछ हद तक आती हैं, ज्यादा नहीं आती है अब ये। तो सॉलिड ग्लास बोतल्स अब ये बिल्कुल बंद करनी है, और हमें पैकेजिंग अब किस में करनी है? केवल टेट्रा पैक्स में करनी है। इसके साथ साथ जो लिकर की कैटेगरी, नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी है, और हमने ये कर दिया है कि 28% जो ग्रेन ग्रेन बेस्ड लिकर बनानी है, ठीक है, जिससे फार्मर्स को फायदा होगा।
28 पर ये कर दिया है कि जो लिकर जितनी भी सेल होगी यूपी में, वो 28% लिकर जो है ग्रेन बेस्ड होगी, यूपी से ही ग्रेन खरीदा जाएगा, उससे लिकर बनाई जाएगी। ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा कि फार्मर्स का ग्रेन जो है अच्छे रेटों में बिकेगा, तो फार्मर्स का भी फायदा होगा। और अब दो नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी है, 60 ml और 90 ml की। मतलब सबसे ये छोटी हमने जो है, जो उसकी बियर की बोतल और वाइन की बोतल हमने छोटा साइज कर दिया उनका, 60 ml और 90 ml, ताकि ये जो है लोड ना पड़े। जो फाइनेंशियली इतने ज्यादा लोग वीक होते हैं और पैसा खराब कर देते हैं दारू वगैरह में, उनका पैसा कम खराब हो। ठीक है, और ये मैंडेटरी कर दिया है कि 400 स्क्वायर फीट की जो है, 400 स्क्वायर फीट की शॉप होनी चाहिए, तभी तुमको लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ डिजिटल इन्हेंसमेंट भी कर दिया सरकार ने, कि ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, सिक्योरिटी रखने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज चीजें हो पाए, तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन रखना कंपलसरी है। और आपकी वाइन शॉप में 2 CCTV कैमरा होना जरूरी है। ठीक है, तो ये थी हमारी न्यू एक्साइज पॉलिसी। ठीक, आगे समझ में पूरी अच्छे तरीके से न्यू एक्साइज पॉलिसी। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो अगली न्यूज है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन दोनों ने मिल, ये दो लोग हैं, कौन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के और मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के, इन्होंने मिलके एनएसडीसी का इंटरनेशनल अकेडमी एट ग्रेटर नोएडा का उद्घाटन किया है। एनएसडीसी की एक अकेडमी है, इंटरनेशनल अकेडमी, जिसका उद्देश्य ये स्किल्स देना। उस अकेडमी का उद्घाटन कहाँ करा गया? ग्रेटर नोएडा में करा गया। आगे समझ में, एनएसडीसी की इंटरनेशनल अकेडमी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में करा गया। किसने कराया? मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के और मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के ने किया है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत की जो यूथ है उसको जो है स्किल इस तरीके से दी जाए कि वो ग्लोबल जो अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनको टैकल कर पाए, उनमें वो अपनी जॉब पा पाए। ठीक है, उनको जॉब मिल सके वहां पर। तो इस तरीके वो सारी स्किल्स देने के लिए इसको शुरू करा गया है। ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाएगी कि जर्मनी, जापान, इसराइल, इन कंट्रीज में जाके इंडियंस जो है जॉब कर सकें। ठीक है, ये जो एनएसडीसी ने इंटरनेशनल अकेडमी बनाई है, इंटरनेशनल अकेडमी शुरू करी है ग्रेटर नोएडा में, वहां ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाएगी कि हमको जो है फॉरेन लैंग्वेज आ सके। ठीक है, हेल्थ केयर के सेक्टर में हम अच्छे से सीख सकें, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हमारे पास आ सके, एविएशन स्किल। ठीक है, और ये इंश्योर कर सकें कि इंटरनेशनली हम अपना करियर बना सकें। बेसिकली फोकस इस बात पे दिया जा रहा है कि हम इस तरीके से अपनी यूथ को तैयार करें कि वो इंडिया के साथ साथ बाहर कंट्री में भी अगर उसे जॉब चाहिए तो बाहर कंट्री में भी उसको जॉब मिल सके। तो मेन उद्देश्य यही है एनएसडीसी के इंटरनेशनल अकेडमी सेंटर का, जो कि ग्रेटर नोएडा में शुरू करी है। ठीक है ना, आगे समझ में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है वाटर, उत्तर प्रदेश की वाटरवे अथॉरिटी रूल्स 2025। तो ये जैसे देखो, वाटरवे अथॉरिटी रूल्स, इस तरीके के जो रूल्स वगैरह आते हैं, या फिर जैसे ये न्यूज में आती है वाटरवे अथॉरिटी वगैरह, तो ये बहुत ध्यान देनी चाहिए मेंस वगैरह के लिए। प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। जैसे यहाँ पूछ सकता है कि वाटरवे अथॉरिटी का क्या सिग्निफिकेंस है ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म में, क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं आजकल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि वाटरवे अथॉरिटी हमारी कब स्थापित हुई थी, है क्या वाटरवे अथॉरिटी। तो बेसिकली हमारी जो आते हैं यहाँ पर यूपी वाटरवे अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। तो यूपी वाटरवे अथॉरिटी की शुरुआत 1986 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ग्रेटर नोएडा में है। तो यूपी वाटरवे अथॉरिटी की शुरुआत 1986 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्रेटर नोएडा में है। और ये कब बनाया था? जब हमने 1986 में अपना नेशनल वाटरवे वन पहली बार लॉन्च किया था। हमारा नेशनल वाटरवे वन हमने डिक्लेयर कर दिया था 1986 में, तभी हमने यूपी वाटरवे अथॉरिटी बनाई थी। हमारा नेशनल वाटरवे वन कहाँ से कहाँ तक है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक है, हमें पता है, और जिसकी लेंथ 1620 किलोमीटर है। सबसे लंबा वाटरवे यही है, प्रयागराज से हल्दिया तक, जिसकी लेंथ 1620 किलोमीटर है। तो जब वो डिक्लेयर किया था तभी हमने यूपी वाटरवे अथॉरिटी को बनाया था। ये एक अथॉरिटी है। अथॉरिटी तो आप जानते हैं, अलग अलग अथॉरिटीज होती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो वैसे ही वाटरवे अथॉरिटी है जो यूपी के वाटरवे को देखने के लिए बनाई गई है, यूपी वाटरवे अथॉरिटी। तो उसी अथॉरिटी के लिए हमने इस बार कुछ रूल्स दिए हैं, सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं उसी अथॉरिटी के लिए, जिसका उद्देश्य ये है कि ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये जो रूल्स बनाए हैं वो इस तरीके से रूल्स फ्रेम किए गए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन को तो बढ़ावा देना ही देना है, इसके साथ साथ वाटरवे में टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है। आप आज के समय देखते हैं, आप बनारस वगैरह जाएं तो वहां बहुत ज्यादा बोट्स चल रही हैं, वाटरवेज बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, इनलैंड वाटरवे। तो उसको और बढ़ावा देने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने जो नए रूल्स फ्रेम किए हैं वाटरवे अथॉरिटी के लिए।
अब इसमें नए जो रूल्स बनाए हैं, इसमें हमने मेंबर्स से पर्पस में, जो मेंबर कौन होंगे उनके रिगार्डिंग ये रूल्स बनाए हैं। वाटरवे अथॉरिटी के मेंबर्स कौन होंगे, ठीक है, किसको मेंबर चुना जाएगा वाटरवे अथॉरिटी का, उसके रिगार्डिंग में हमने रूल्स बनाए हैं। सबसे पहला कौन रूल क्या है कि मेंबर कौन चुना जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो होगा, यूपी का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, या फिर कोई ऐसा इंसान जो इनलैंड वाटरवेज में उसे अच्छी खासी नॉलेज है, या तो यूपी का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिसको इनलैंड वाटरवेज में अच्छी खासी नॉलेज है, उसको सबसे पहली बात चुना जाएगा, ठीक है, एज अ हेड। एज अ हेड, किसका हेड, यूपी वाटरवे अथॉरिटी का हेड चुना जाएगा, किसको, या तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको इनलैंड वाटरवेज में अच्छी खासी नॉलेज है। और उसको नॉमिनेट कौन करेगा, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उसको नॉमिनेट करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर के पास एक और ये पावर आ गई नॉमिनेट करने की। तो यूपी की वाटरवे अथॉरिटी का जो हेड होगा या तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होगा यूपी का, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अपॉइंट करेंगे। उसके बाद जो वाइस चेयरमैन होगा वो भी अपॉइंट करा जाएगा चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा। वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, ठीक है, मतलब इसी में वाटरवेज अथॉरिटी के मामले में, इनलैंड वाटरवेज के मामले में जो एक्सपर्ट होगा उसको अपॉइंट करा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन होगा, तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो हैं अलग अलग फील्ड के, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पब्लिक वर्क्स का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, टूरिज्म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कल्चर का, टूरिज्म एंड कल्चर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स का प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये एज एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह काम करेंगे, ठीक है, मतलब ये लोग भी डायरेक्टली उसके मेंबर बन जाएंगे यूपी वाटरवे अथॉरिटी के, ठीक है। तो फाइनेंस, पब्लिक वर्क, टूरिज्म एंड कल्चर, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, ये डायरेक्टली एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएंगे। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली लाइन, कि एक रिप्रेजेंटेटिव जिसको नॉमिनेट करा जाएगा, किसके द्वारा, हमारे इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के चेयरपर्सन के द्वारा। जो इंडिया की इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, उसका जो चेयरपर्सन है उसके द्वारा कोई एक आदमी अपॉइंट करा जाएगा, ठीक है ना, तो वो भी उसका क्या होगा, मेंबर होगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह काम करेंगे, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह काम करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो उत्तर प्रदेश वाटरवे अथॉरिटी के रूल्स में कुछ चेंज किया गया है, ठीक है। चेंज किस लिए करा गया है, मेंबरों के लिए चेंज किया गया है। तो सबसे पहली बात तो क्या चेंज करा है, तो मेंबर कौन होगा, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उसका हेड होगा, उसको या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको नॉमिनेट करा जाएगा चेयर सीएम के द्वारा। दूसरा वाइस चेयरपर्सन जो कि वो भी नॉमिनेट करा जाएगा सीएम के द्वारा। तीसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनर भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका होगा। अब देखो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इंडिया में जो है टोटल 111 नेशनल वाटरवे हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वाटरवे हैं 11। 111 इंडिया में नेशनल वाटरवे हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं 11 वाटरवेज, जो कि गंगा और यमुना नदी के ऊपर है, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। अगली न्यूज पे चलते हैं। 32वां इंडिया आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस, 32वां सेशन हुआ है इंडिया आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस का, इस बार ये नोएडा में ऑर्गेनाइज हुआ है। तो हर साल इंडिया आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस होता है, ठीक है, इंडिया जब बहुत सारे कांग्रेस होते हैं, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इंडिया आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस, तो इंडिया आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस हुआ है, 32वां सेशन था इस बार। ये कहाँ हुआ है, नोएडा में ही ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत सर, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे कल्चर और टूरिज्म के गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने इसको उद्घाटन किया। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, 100% संभावना रहती है कि इसका उद्घाटन किसने किया और ये कहाँ किया गया। तो इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया गया, इसका किसने किया, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इसका उद्घाटन किया। इसकी थीम पे भी ध्यान देना है हमको, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर, रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर इसकी थीम थी, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, कहाँ हुआ है, नोएडा में हुआ है। अगला है सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीदें वाली टेक्निक भी पूछी जा सकती है। तो हाल ही में आईआईटी कानपुर के जो प्रोफेसर हैं, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने जो है एक टेक्निक बनाई है, सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक। ये जो टेक्निक है इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारा जो वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, फार्मिंग से वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, उस वेस्ट को कम करना है, ठीक है, और इको फ्रेंडली तरीके से कम करना है। ऐसा नहीं कि उसे जला के कम करना है, इको फ्रेंडली तरीके से उसे कम करना है। तो उस और
फार्मर्स की मदद करनी है, ठीक है, फार्म प्रोड्यूस को बढ़ावा देना है, फार्म प्रोड्यूस ज्यादा बढ़े, फार्मर्स को फायदा हो, उसके लिए सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक बनाई गई है, ठीक है। और ये टेक्निक जो बनाई है ये नाबार्ड की मदद से बनाई है, नाबार्ड के सपोर्ट से बनाई है। अब यहाँ ध्यान देना है कि टेक्निक में है क्या। तो बेसिकली इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स अपने ड्राई फ्रूट्स को या फिर वेजिटेबल्स को सोलर एनर्जी की मदद से क्या करेंगे, उन्हें सुखाएंगे, ठीक है, उनमें से मॉइस्चर खत्म कर देंगे। जैसे हम अपने किसी भी सामान को अपने फ्रीज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है। ये क्वेश्चन भी आया था साइंस में कि फ्रीज क्या, ये जो हमारे रेफ्रिजरेटर है क्या करता है, तो मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट कर लेता है हमारे खाने में से, जिसकी वजह से हमारा खाना जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। उसमें केमिकल रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है जिसकी वजह से। तो उस चीज के लिए वही चीज ध्यान में रखिए सेम हमारे किसमें, इस सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक में। यहाँ धूप की मदद से हम क्या करेंगे, मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपने खाने में से, अपने ड्राई फ्रूट्स में से, जिससे लंबे समय तक ड्राई फ्रूट्स को हम जो है सेफ रख सकें। और फार्मर्स जब उनकी रेट बढ़ जाए, जब महंगे हो जाए वो आइटम, तब उन्हें सेल करें मार्केट में, जिससे फार्मर्स को क्या होगा, फायदा होगा। तो उसलिए सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक ये बनाई है। किसने बनाई है, आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने बनाई है। और किसकी मदद से बनाई है, तो नाबार्ड की मदद से बनाई है, ठीक है। आईआईटी कानपुर के साथ साथ इसमें कोलेबोरेशन किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग का भी इसमें कोलेबोरेशन है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग का भी इसमें कोलेबोरेशन है सीएसजेएमयू यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। ये काम का नहीं, बस इतनी सी बात याद रखना है। आईआईटी कानपुर सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक क्या है बस। और किसकी सपोर्ट से किया है, नाबार्ड के सपोर्ट से किया है। आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी, तो 1959 में आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई थी। बस इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट काम की न्यूज है काशी तमिल संगम। संगम इस बार भी देखो आया था पेपर में, 2024 के अभी जो पेपर हुआ रिसेंटली, उसमें पूछा था। तो ऐसे सवाल तो आते हैं इसमें, ग्लोबल ये वाला तो नहीं पूछा था, इसमें पूछा था ग्लोबल साउथ वाला क्वेश्चन। तो हो सकता है इस बार काशी तमिल संगम का क्वेश्चन आ जाए। तो इस बार काशी तमिल संगम जो है 3.0 जो है ऑर्गेनाइज हुआ हाल ही में। कहाँ होता है, तो ये हमें पता है, तमिल और काशी को एक जुट लाने के लिए कहाँ पे होता है, तो काशी में होता है। काशी बोले तो बनारस में होता है, वाराणसी में। तो वाराणसी में इसका उद्घाटन जो है किसने किया है, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर लाल मुरुगन, और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, इन लोगों ने इसका उद्घाटन किया, इन तीनों ने मिलकर। कौन कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर लाल मुरुगन, और चीफ मिनिस्टर साहब योगी आदित्यनाथ, इन तीनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। तो याद रखना, नरेंद्र मोदी साहब ने इसका उद्घाटन नहीं किया, हम गलती से नरेंद्र मोदी सर नहीं लगा दें, उन्होंने इसका उद्घाटन नहीं किया। अच्छा, इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसका उद्घाटन किया। अभी थे ना मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, तो इसीलिए थे क्योंकि ऑर्गेनाइज इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रहा है, ठीक है ना। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो आईआईटी मद्रास और बीएचयू, वहां का तमिल का आईआईटी मद्रास और यूपी का बीएचयू बनारस का, ये दोनों मिलके इसको क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसका जो थीम है, इसका जो थीम है वो है एंशियंट टाइज बिटवीन, मतलब सेलिब्रेट द एंशियंट टाइज बिटवीन इंडिया तमिलनाडु एंड काशी। मतलब जो हमारे एंशियंट टाइज है, मतलब हमारा जो लिंक है तमिलनाडु और काशी के, उसको सेलिब्रेट करना इसका मेन थीम था इस बार। ये जो इवेंट है ये हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी उससे पॉलिसी से अलाइंड है, जिस पॉलिसी का मेन रोल ये है कि स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना है पूरे इंडिया के साथ, इंडिया के नॉलेज से स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना है। तो उसका भी इसमें हमें रोल दिखाई देता है। इस बार जो तमिल से लोग आए, जितने 1,000 लोग बुलाए गए, लगभग 1,000 के आसपास डेलीगेट्स आए, तो डेलीगेट्स को हमने महाकुंभ दिखाया इस बार। इसके साथ साथ राम मंदिर भी दिखाया अयोध्या में। जो 1,000 डेलीगेट्स आए थे वो उसमें स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, राइटर्स थे, ठीक है, स्टूडेंट टीचर राइटर्स, फार्मर्स थे, आर्टिसंस थे, प्रोफेशनल्स थे, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, महिलाएं थी, ठीक है, जिन्होंने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं या फिर जिन्होंने मुद्रा बेनिफिशरी ली है उन वो सब थी। और स्टार्टअप्स थे, कुछ इनोवेशंस थे, एजुकेशन टेक थे, और रिसर्च से रिलेटेड जो लोग हैं वो लोग आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काशी तमिल संगम कौन सा था, ये 3 था, ठीक है, तीसरे नंबर का था 3.0। सबसे पहली बार काशी तमिल संगम की शुरुआत 2022 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, काशी तमिल संगम की शुरुआत 2022 में हुई थी, जो कि 1 महीने तक चला था, ठीक है। उसके बाद 2023 में इसका दूसरा संस्करण हुआ, जिसका उद्घाटन 22 वाले का और 23 वाले का दोनों का नरेंद्र मोदी ने किया। और इस बार जो 2024 में हुआ है बेसिकली, तो फरवरी में 25 में जाके हुआ, वैसे देखा जाए तो फरवरी में हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया। आगे हमारा जनजाति सांस्कृतिक संगम 2025। तो अभी महाकुंभ प्रयागराज के दौरान, महाकुंभ प्रयागराज में
जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 हुआ। ये 6 दिन का इवेंट चला। ये बेसिकली जो हमारे बिरसा मुंडा है उनको उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इस बार, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी बनाने के लिए हमने जो है जनजाति सांस्कृतिक समागम शुरू किया। इसमें जो है लगभग 15,000 ट्राइबल्स ने एक साथ मिलकर प्लेज ली, शपथ ली कि हम ट्राइबल्स के कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 में, जो कि महाकुंभ प्रयागराज में हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी बिरसा मुंडा जी की। ठीक है, इस समागम में 15,000 ट्राइबल्स ने जो है एक साथ प्लेज ली, शपथ ली कि हम जो है ट्राइबल्स के कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर इस 2025 को हम लोगों ने जनजातीय गौरव वर्ष भी घोषित कर दिया। 2025 को हमने जनजातीय गौरव वर्ष भी घोषित कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये जो अभी मैं बता रहा था ना ऊपर एक्साइज रेवेन्यू टारगेट, तो एक बार ये चेक करना है। जो एक्साइज रेवेन्यू टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश ने, ये इन लोगों ने जो बताया जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला 60,000 करोड़ का टारगेट रखा है एक्साइज रेवेन्यू टारगेट। जो ऊपर मैं 55,000 करोड़ बता रहा था, तो थोड़ा सा मिसमैच है डेटा, आप चेक कर लीजिएगा आपको जहां सही मिले। मेरे को जो सही मिला वो 55,000 करोड़ मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया पूरा ऊपर, एक्साइज पॉलिसी हमारी हो चुकी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अभी इंडियन आर्मी की इन्वेस्ट इन्वेस्टिचर सेरेमनी हुई है। ये इन्वेस्टिचर सेरेमनी वो होती है जहां पर किसी को प्रमोट किया जाता है, किसी को अवार्ड दिया जाता है, इस तरीके से। तो इंडियन आर्मी की जो है इन्वेस्टिचर सेरेमनी हाल ही में कहाँ हुई है? तो मथुरा में हुई है। मथुरा में, तो मथुरा की जो मिलिट्री स्टेशन है, मिलिट्री कंटेनमेंट है, वहां पर ये सेरेमनी हुई। बस इतनी सी काम की है कि इंडियन आर्मी की जो है ये इन्वेस्टिचर सेरेमनी कहाँ हुई? तो मथुरा में हुई। मथुरा के मिलिट्री स्टेशन में सेरेमनी हुई। जो मथुरा का मिलिट्री स्टेशन है लगभग सबसे पुराने स्टेशन में से है, इसलिए मथुरा के स्टेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और इस बार जो है मैं बता रहा ना कि किसी को अवार्ड देना हो, किसी को प्रमोट करना हो, ये सब सारे काम होते हैं। तो 55 ऑफिशियल्स को इस बार अवार्ड दिया गया उनकी ब्रेवरी के लिए, उनके डिसगाइज्ड सर्विस के लिए, जो उन्होंने देश के लिए इतना अपना समर्पित किया अपने आप को, उसके लिए ना अवार्ड दिया गया। तो कहाँ हुई? मथुरा के मिलिट्री स्टेशन में ये इन्वेस्टिचर हुआ। इन्वेस्टिचर, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, देखो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उनमें से भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट हाल ही में उसका उद्घाटन किया। बना नहीं है, हाल ही में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। फाउंडेशन स्टोन रखा है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। कहाँ पे रखा है? तो ये लखीमपुर खेरी में रखा है, लखीमपुर खेरी। देखो बायोपॉलीमर प्लांट में क्या होगा, जो हमारे मिल होती हैं, शुगर मिल्स, वहां से जो बगासे निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, शुगर वेस्ट, ठीक है, उस बगासे से हम जो है पॉलीमर्स बनाएंगे। ठीक है, पॉलीमर मतलब प्लास्टिक बनाएंगे, जिसमें प्लास्टिक की बोटल्स बनाएंगे हम, प्लास्टिक के कप बनाएंगे, कैरी बैग बनाएंगे, जो कंप्लीटली डिस्पोजेबल होंगे, जिनको हम पूरी तरीके से डिस्पोज कर सकें, ऐसे हम कैरी बैग, ऐसी बोटल्स हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें क्या बोला गया? बायोपॉलीमर बोला गया, बायोपॉलीमर। तो ऐसा बायोपॉलीमर प्लांट जो है कहाँ शुरू करा है? लखीमपुर खेरी में शुरू करा गया है। इस बायोपॉलीमर प्लांट में जो है, इस बायोपॉलीमर प्लांट को बनाने के लिए हमने बलरामपुर चीनी मिल, जो है वहां की लखीमपुर खीरी की बलरामपुर चीनी मिल है, उसके साथ एमओयू साइन किया है। ठीक है, जिस और ये 2850 करोड़ रुपए के साथ हम जो बायोपॉलीमर प्लांट बनाएंगे। इस बायोपॉलीमर प्लांट में हम पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। हम रिन्यूएबल एनर्जी से जो है इस पूरे प्लांट को चलाएंगे। हम चाहते हैं कि इसमें से ना तो कोई वेस्ट निकले और पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट चले, और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रिंसिपल पे हम काम करेंगे। इसमें से कोई भी वेस्ट बाहर ना निकले। ठीक है, तो बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ बन रहा है? लखीमपुर खीरी में बन रहा है। किसकी मदद से, किसने कोलैबोरेट किया है? तो बलरामपुर चीनी मिल ने किया है। 2850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है इसमें। और ऐसे हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ऐसे पॉलीमर बनाएंगे जो 3 महीने के अंदर मिट्टी में अपने आप ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट न्यूज है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस महाकुंभ। तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है हाल ही में, महाकुंभ में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जिसका उद्घाटन हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने किया। जिसका उद्घाटन किसने किया? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। ठीक है, जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई इसका थीम था कुंभ की आस्था एवं जलवायु परिवर्तन। कुंभ की आस्था एवं जलवायु परिवर्तन इसका थीम था। अगर पूछता भी है, वैसे तो कम चांसेस के पूछने के, पर पूछ भी लेगा, तो थीम याद रखना है, कुंभ की आस्था एवं जलवायु परिवर्तन। किसने उद्घाटन किया? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया। और ये किसके साथ शुरू किया था? तो आई फॉरेस्ट के साथ इसको शुरू किया, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को, महाकुंभ में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल। तो इस बार महाकुंभ में नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का भी उद्घाटन किया गया। नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाकुंभ में ही किया गया। तो इसमें जो हमारी जो इंडियन स्कीमर